हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट जो हमारा टॉपिक रहा था, लास्ट लेक्चर हुआ था, उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कि द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ये था कि कोई भी आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, इसमें क्या भर लिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, और इस इलेक्ट्रोलाइट में दो आपके इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो ये दो इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर ले लिए हमने और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर लिया, तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट में एक कैटाइन होगा, एक एनाइन होगा। ये मान लीजिए आपका एनोड है, ये सपोज करिए क्या है, कैथोड है। तो क्या होगा, जो एनाइंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, वो कहां जाएंगे, इस पे, और कैटाइंस कहां जाएंगे, इस पे जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो कैटाइंस और एनाइंस हैं अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर जाके डिपॉजिट होते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होकर डिपॉजिट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एवर द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन और molten state of an electrolyte, then ions moves towards the opposite charged plate or opposite charged electrode and they gets neutralized on that electrode. This process is called electrolysis, and this cell which is used for the electrolysis process is called electrolytic cell. तो ये हमने आपको कल डिस्कस कर लिया था हमने आपने कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसके क्या क्या प्रोडक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं when only one cation and one anion is present, then what will be the product। मतलब ये हुआ कि हम केवल मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करें। देखिए, जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर के भी एच आयन और ओ एच आयन प्रेजेंट रहेंगे, जिसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसका प्रोडक्ट कुछ और आएगा। बट जब हम केवल मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसमें एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। तो उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, सबसे पहला हम एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl। molten NaCl में जब इसको NaCl को मेल्ट करते हैं तो क्या क्या होगा, इसमें जब मेल्ट किया जाएगा तो आपको पता है Na आयन होगा और Cl आयन होगा। ये किस में होगा, इसके मेल्ट में होगा Na आयन एंड Cl आयन। जैसे ये आपका है, यहाँ पे ये Na आयन हो गया और ये Cl आयन हो गया। अब क्या होगा कि जो कैटाइंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ। याद रखें, ये बात याद रख लें कि कैटाइंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड एनाइंस ऑलवेज moves towards anode in electrolytic cell। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, कैटाइन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है।
एनाइंस जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनोड की तरफ। तो सी कैटाइन कैथोड, एनाइन एनोड, ये याद रखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है तो कैटाइंस कैथोड की तरफ जाते हैं, एनाइंस एनोड की तरफ जाते हैं। CCAA, ठीक है ना। तो इसमें ये आपका कैटाइन है, ये एनाइन है। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर Na आयन जो होंगे वो जाएंगे आपके कैथोड पर और वहां जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और किस में बदल जाएंगे, सोडियम मेटल में बदल जाएंगे। इनिशियली सोडियम मेटल ये मॉल्टन स्टेट में होगी, लेकिन बाद में इसको हम सॉलिडिफाई कर लेंगे जब कूल करेंगे। ऐसे ही Cl आयन जब मूव करेंगे तो क्या होगा, पहले ये न्यूट्रलाइज होंगे, Cl आयन विल चेंज इनटू Cl एटम एंड Cl atom combine with another Cl atom to form Cl2 molecule. This is called secondary change and this will evolve. तो देखिए Na आयन कहाँ गए, कैटाइन कैथोड पर गए, तो ये एट कैथोड पर सोडियम मेटल होगी और क्लोरीन ये कहाँ इवॉल्व होगी, एट एनोड। तो इस तरह से क्या क्या प्रोडक्ट हो गए इलेक्ट्रोलिसिस के, एक तो सोडियम मेटल ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगी और जो क्लोरीन गैस है वो आपकी इवॉल्व हो जाएगी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिएक्शन कैसे होगी, एट एनोड, सॉरी पहले एट कैथोड देखते हैं। एट कैथोड पर क्या होगा, Na आयन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल में बदल जाएगा। ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। Na लिक्विड फॉर्म में था, ये भी अभी लिक्विड फॉर्म में है, ये हो गया आपका रिडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। ऐसे ही एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। कल हमने आपको बताया था, ये बात याद रखना, RCO रिडक्शन एट कैथोड, एनोड ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है वो Cl एटम में चेंज होंगे, Cl एटम बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन and this change is called primary change। अब क्या होगा, ये Cl एटम दूसरे Cl एटम से कंबाइन करके Cl2 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी चेंज। आयंस का जो न्यूट्रलाइजेशन है ये तो आपका प्राइमरी चेंज में हो जाता है, और ये आयंस जो न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर कोई आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम मेटल ऑब्टेन होती है किस पर, कैथोड पर, मॉल्टन स्टेट में। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, 10 सोडियम मेटल इज obtained at cathode in molten state and Cl2 gas is evolved at anode। तो फाइनली हमारे प्रोडक्ट क्या मिले, सोडियम मेटल किस पर, कैथोड पर, और Cl2 गैस किस पर, एनोड पर। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मॉल्टन NaCl और एक्वस NaCl। एक्वस के बाद में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड और मॉल्टन सोडियम ब्रोमाइड। तो इसी तरह से हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं हम दूसरा,
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसको देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोल्टन NaBr। बिल्कुल इसी तरह से होगा कि जब NaBr को मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NaIon। ये आपने मेल्टिंग कर दी NaIon और Br आयन मेल्ट में प्रेजेंट होंगे। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस करने पर Na आयन जो है वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन किस पर होगी? एट ये कैटाइन है, किस पर जाएगा? कैथोड पर। ये एनाइन है तो ये हाफ Br2 ये गैस इवॉल्व हो जाएगी एट एनोड। सो फाइनली वी गेट sodium metal at cathode and bromine gas at anode. These are the product of the electrolysis of NaBr. molten NaBr का इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमारे फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, ये दूसरा था। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड PbBr2। मोल्टन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लीजिए। एक तो इसके मेल्ट जब करेंगे तो Pb+2 आयन बनेंगे और 2Br आयन बनेंगे। जब भी इसको मेल्ट करेंगे तो लेड आयन बनेंगे, ब्रोमाइड आयन बनेंगे। इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो लेड आयन आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये आपके कैटाइंस हैं, कैथोड पर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाएंगे? ये +2 इलेक्ट्रॉन लेके बदल जाएंगे Pb में और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बदल जाएगा Br2 गैस में। ये होगा आपका एट कैथोड एंड दिस विल हैपन एट एनोड। तो लेड ब्रोमाइड जो मोल्टन लेड ब्रोमाइड है, जब उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर लेड मेटल मिलेगी और एनोड पर ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी। तो ये जो आपके हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बताए, जब एक कैटाइन और एक एनाइन था, मतलब जब हमने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस किया। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन का। एक्वस सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब क्या होगा? तो अब हम देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस aqueous solution of electrolytes when two cations and two anions are present। ठीक है ना। जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन से कैटाइन एनाइन बनेगा और वाटर का भी आयनाइजेशन हो जाता है, पार्शियली आयनाइज होता है वाटर, और उससे हमें H आयन और OH आयन मिल सकते हैं। मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारा मोल्टन
के बजाय एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का ले लें तो क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, इफ टू कैटाइंस आर प्रेजेंट, अगर दो या दो से ज्यादा कैटाइन प्रेजेंट होंगे, टू और मोर कैटाइंस आर प्रेजेंट, कैटाइन क्या होगा, कैटाइन किस पर डिस्चार्ज होगा, कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। तो जिस कैटाइन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, याद रखिए। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, या ये भी कह सकते हैं जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है उसको डिस्चार्ज होने में कम पोटेंशियल की जरूरत होती है। तो द कैटाइंस हैविंग मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल डिस्चार्ज फर्स्ट। तो कैटाइंस हैविंग मोर SRP, having more standard reduction potential will discharge first at कैथोड। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, दो या दो से ज्यादा कैटाइन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो क्या देखेंगे, जिस कैटाइन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरी बात, इफ टू और मोर अनाइंस आर प्रेजेंट, तो क्या होगा, जिस एनाइन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। एनाइन हैविंग मोर SOP, SOP का मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और लेस SRP will discharge first at anode। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये कहां से पता करते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई गई थी। आपके एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप एक पेज पर तैयार करिए और उसको देख लीजिए कि इस तरह से आपकी बनी है Li के ये कुछ इस तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। आपको हमने बताया था कि जो IUC है उसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड को जब हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। और इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो पोटेंशियल निकल के आता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के पता करते हैं कि किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होता है माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना।
तो आपको अगर SRP पता है, SOP पता करना है, तो उसके साइन को चेंज कर देंगे, देन यू गेट द SOP। SRP आपके दिए होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए कि दो कैटायन हैं, दो या दो से ज्यादा कैटायन हैं, तो जिस कैटायन का SRP ज्यादा होगा या जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, द आयन हैविंग लो डिस्चार्ज पोटेंशियल विल डिस्चार्ज फर्स्ट। दो आयनों के बीच में कंपटीशन है, जिसको डिस्चार्ज होने में कम पोटेंशियल की जरूरत होगी वो प्रीफरेंटली डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिसको डिस्चार्ज होने में ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत होगी वो बाद में डिस्चार्ज होगा। तो जिसका SRP हाई होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका SOP हाई होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, एनाइन का और कैटायन का। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि उसके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होंगे। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं कि इस बेस पे हम किसी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaBr। सपोज करिए हमने एक्वस NaBr ले लिया, तो एक्वस NaBr का इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमारे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। एक्वस NaBr में क्या होगा, Na आयन होगा, Br आयन होगा और वाटर होगा। वाटर भी में H आयन होंगे और क्या होगा, OH आयन होंगे। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या क्या होगा एनोड पर और क्या क्या होगा कैथोड पर। तो देखिए क्या होगा एनोड पर, वो समझ लीजिए जो Br आयन है वो पहले क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो Br आयन इक्वल हाफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका देख लीजिए कितना है, SOP है -1.08 वोल्ट। ये तो आपका एनोड पर हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो वाटर है उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। वाटर का ऑक्सीडेशन जब भी होता है तब क्या होता है कि OH आयन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। इन दिस रिएक्शन वाटर विल आयनाइज इनटू H आयन एंड OH आयन एंड OH आयन विल ऑक्सीडाइज टू O2। तो इसमें इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का जो होता है वो होता है -1.23 वोल्ट। अब इन दोनों में देखिए किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल SOP किसका ज्यादा है, SOP ज्यादा है, ये माइनस की वैल्यू है, कम है तो SOP ये ज्यादा होगा, और जिसका भी SOP ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो Br आयन और OH आयन में पहले Br आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे OH के कंपैरिजन में। OH को डिस्चार्ज होने में ज्यादा पोटेंशियल लगेगा, Br आयन को डिस्चार्ज होने में कम पोटेंशियल होगा लगेगा। तो एनोड पर ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। कैटायन कौन सा है, Na आयन है। Na आयन क्या करेगा, कैथोड पर एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में बदल जाएगा। ये किस पर होगा, ये होगा कैथोड पर। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है Na का, ये है -2.71 वोल्ट, ठीक है ना। वाटर, साथ ही साथ वाटर का रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, जो H आयन होंगे वो
हाइड्रोजन गैस के रूप में इवॉल्व हो जाएंगे, ये रिडक्शन में होगा और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 वोल्ट। तो अगर हम कैथोड पर इलेक्ट्रिक जब करंट पास कर रहे होंगे तो ये दो रिएक्शन होने की संभावना है, लेकिन होगी कौन सी पहले, जिसका SRP कैसा होगा, हाई होगा। किसका SRP हाई है, इसका, इसलिए डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम होगा। तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। इन दोनों की टोटल रिएक्शन हम देख लें क्या होगी। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आप ऐड कर दें तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ा था, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2H2O प्लस 2Br माइनस इक्वल क्या आ जाएगा, Br2 प्लस H2 प्लस 2OH। फाइनली रिएक्शन आपकी क्या निकल के आई कि आपका H2O प्लस 2Br इक्वल Br2 प्लस H2 प्लस 2OH। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका NaBr था और क्या था, H2O था। अब इसमें क्या होगा, जो Br आयन होगा वो Br2 गैस के रूप में निकल जाएगा, H आयन है वो H2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ये NaOH बना लेगा और NaOH बनाने की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। वो आप इस तरह भी समझ लीजिए शॉर्ट में कि NaBr का एक्वस सॉल्यूशन है, Na आयन Br आयन है, Br आयन और इस Na आयन और H आयन में H आयन पहले डिस्चार्ज हो गया H2 गैस के फॉर्म में, Br आयन और OH आयन में Br डिस्चार्ज हो गया Br2 गैस के फॉर्म में, बच गए आपके Na और OH, NaOH बन गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया। और ये जो NaOH है ये एज ए बाई प्रोडक्ट, ये क्या बन गया, बाई प्रोडक्ट। तो अब आप देखिए इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन निकला कि आपके Br आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, Br आयन कंसंट्रेशन किसमें, ब्रोमीन में चेंज हो रही है। इट मींस Br आयन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। पहला कंक्लूजन क्या, Br आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। सेकेंड कंक्लूजन, ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो रही है। ब्रोमीन गैस इवॉल्व कहां पर हो रही है, एनोड पर। तो Br2 गैस इवॉल्व एट एनोड। समझ गए, Br आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ब्रोमीन गैस जो है वो इवॉल्व कहां पर हो रही है, एनोड पर। तीसरी बात, आप देखिए इसमें वाटर OH आयन बना रहा है तो क्या होगा, OH आयन कंसंट्रेशन कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, POH वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब POH वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा, pH वैल्यू इंक्रीज होगी। और pH वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। मतलब pH विल बी ग्रेटर देन 7। तो ये आपका कंक्लूजन निकला। एक और कंक्लूजन देखिए, फोर्थ, ये आपका थर्ड था। फोर्थ कंक्लूजन क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो किस पे हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड। H2 गैस इवॉल्व एट कैथोड। तो इस तरह से आपका ये
एक्वस NaBr का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारा हमारा कंक्लूजन निकल के आया। इसको बड़े अच्छे से एक बार आप फिर से रिमाइंड करके देखिए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप इसको ठीक से समझ जाएंगे तो हम NaCl का भी एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। तो आज के लिए आपको जो प्रॉब्लम है या आपका जो होम असाइनमेंट है वो ये है कि एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके नोट्स तो बनाइए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप एक पेज पे बना लीजिए, अपने घर में रूम में लगा लीजिए, आधा घंटे का समय दीजिए, बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएगी। देखिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कई बार आप उसको लिख के देखिए तो आपको पता चल जाएगा किसके SRP कितने हैं, कम है, ज्यादा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। दूसरी बात, आप NaCl का इसी तरह से हम एक्वस NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्या उसका फाइनल कंक्लूजन होगा, ये आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।